जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीखने के सिद्धांत की। एक नंबर हेडिंग डाल के लिखना, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखना है, थार्नडाइक को प्रयोगात्मक पशु मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना गया है। उन्होंने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में अपने पीएचडी शोध प्रबंधन, जिसका नाम एनिमल इंटेलिजेंस था, में किया। यह आप देख लेना। थार्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उसी विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है। इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा है। उन्होंने अनेक जानवरों पर प्रयोग किए, कुत्ता, मछली, बंदर। इसमें इसका ये जो प्रयोग था, इसमें दे रखा है कि इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक पहेली बॉक्स में बंद करके रखा गया। इस बॉक्स के अंदर एक चिटकनी लगी थी, जिसको दबाकर गिरा देने से दरवाजा खुल जाता था। दरवाजे के बाहर भोजन रख दिया गया था। चूंकि बिल्ली भूखी थी, अतः उसने दरवाजा खोलकर भोजन खाने की पूरी कोशिश करना प्रारंभ कर दी। प्रारंभ के प्रयासों में जब बिल्ली के बॉक्स के अंदर रखा गया तो बहुत सारे अनियमित व्यवहार, जैसे उछलना, कूदना, नोचना, कसोटना आदि होते पाए गए। इसी उछल कूद में अचानक उसका पैर चिटकने पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन कर लिया। इनके निम्न 3 सिद्धांत थे थार्नडाइक जी के। फर्स्ट था अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, तीनों नियम। पहला है अभ्यास का नियम। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। हिलगार्ड तथा बोवर ने 1975 में इस नियम को परिभाषित करते हुए कहा कि अभ्यास करने से संबंध मजबूत होते हैं और अभ्यास नहीं करने से संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति प्रयास करते रहते हैं वह उसे सीख जाते हैं, और जो उन्हें छोड़ देते हैं तो वे भूल जाते हैं। तत्परता का नियम, इस नियम को थार्नडाइक ने गौण नियम माना है और कहा कि इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन परिस्थिति में संतुष्ट होता है, उसमें खींच उत्पन्न किन परिस्थिति में होती है। इसमें दे रखा है नीचे 3 पॉइंट। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो वह संतुष्ट रहता है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है परंतु उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाता तो उसमें खींच होती है। जब व्यक्ति को किसी कार्य करने के प्रति तत्पर नहीं है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो भी उसमें खींच उत्पन्न होती है। थर्ड है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम में थार्नडाइक जी ने बताया कि इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसके सिद्धांत को प्रभाव का नियम सिद्धांत भी कहा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या क्रिया कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। इनके 3 इसमें मुख्य जो नियम थे, सहायक नियम, ये थे। फर्स्ट है बहुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में प्राणी अनेक अनुक्रिया करता है, जिसमें से प्राणी उन अनुक्रिया को सीख लेता है जिससे उसे सफलता मिलती है। सेकंड है तत्परता या मनोवृत्ति। तत्परता या मनोवृत्ति से इस बात की निर्धारण होता है कि प्राणी किस अनुक्रिया को करेगा, यानी उसकी मनोवृत्ति क्या है, जो वह क्या सोच रहा है वही वह करेगा। किस अनुक्रिया को करने में कम संतुष्टि होती है तथा किस काम को करने में उसे अधिक संतुष्टि मिलती है। सादृश्य अनुक्रिया। इस नियम के अनुसार प्राणी किसी नई परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया करता है जो उसे गत अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रिया के सादृश्य होता है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण। इस नियम के अनुसार कोई अनुक्रिया जिसकी करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया बिल्कुल ही नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है। शैक्षिक निहितार्थ यह है कि हमें कौन सी ये लिखना नहीं है, हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं। यही सिद्धांत इस पर निर्भर करता है। सेकंड है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे प्राचीन पैवलियन अनुबंधन भी कहते हैं। तो आईपी पावलोव एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी जीवन वृत्ति हृदय के कार्यों के अध्ययन से शुरू की, परंतु बाद में उन्हें पाचन क्रिया एवं दहेज का विशेष रूप में से अध्ययन करना प्रारंभ किया, और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया।
पेवलोव ने अपने सीखे सिद्धांतों के आधार पर अनुबंधन को माना है। पेवलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत या टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है। इसके क्लासिकल अनुबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेवलोव ने अधिगम का क्लासिक प्रयोगशाला अध्ययन किया था। ये देख लेना आप नीचे तक। पेवलोव का प्रयोग, संक्षेप में प्रयोग इस प्रकार था कि एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रक प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाती है। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के 4 या 5 सेकंड अर्धा सेकंड के बाद घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि भोजन आने की ही मात्र घंटी आवाज, यानी कि भोजन आने से पहले घंटी की आवाज सुनने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। पेवलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्रावित करने की क्रिया को सीख लेता है। उसके अनुसार आवाज एक उद्दीपक था तथा लार और वह लार स्रावित अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य कायम हो गया जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई, जैसे नीचे चित्र में दिखा रखा है। इसमें है कि स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के ही प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे पेवलोव के प्रयोग में भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है जो लार स्रावित करने की अनुक्रिया बिना किसी प्रशिक्षण का कार्य का ही करता है। स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे पेवलोव के प्रयोग में भोजन देकर कुत्ते के मुंह में लार का स्रावित होना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक वैसे ही उद्दीपक को कहा जाता है जिसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ उससे कुछ सेकंड पहले लगातार कुछ प्रयासों तक दिया जाता है तो वह उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के समान ही अनुक्रिया उत्पन्न करता है, प्रारंभ कर देता है। किसी भी उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी की ज्ञानेंद्रियों के पहुंच के भीतर हो, यानी जिसे देखकर देखा जा सके, सुना जा सके, स्पर्श किया जा सके। पेवलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज एक अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण है। अनुबंधित अनुक्रिया। जब अनुबंधित अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संयोजित किया गया जाता है तो कुछ प्रयासों के बाद अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी ठीक वैसे ही अनुक्रिया करता है जैसा कि वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता था। इस तरह की अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। पेवलोव के प्रयोग में बिना भोजन देखे ही घंटी की आवाज सुनने पर जो लार के स्राव की अनुक्रिया होती थी वह अनुबंधित अनुक्रिया का उदाहरण है। उद्दीपक सामान्यकरण। और नीचे चित्र में दिखा रखा है कि क्रिया कर रहे हैं, यानी कि कोई भी क्रिया नहीं कराई गई उससे पहले की है, यानी कि सर्वप्रथम उसको ध्वनि सुनाई गई तो वह कोई क्रिया नहीं करता है। जैसा यहाँ पे ध्वनि सुनाई, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं। सेकंड है कि यहाँ पे भोजन दिया गया, उसके मुंह में लार आ गई। और यहाँ पे दे रखा है सेकंड में कि ड्यूरिंग कंडीशन, यानी कि उसके सामने ध्वनि दी गई तो भी वह लार स्रावित करता है और भोजन दिया तो भी लार स्रावित करता है। लास्ट में उसे केवल ध्वनि की आवाज़ सुनने मात्र से ही वह लार स्रावित करने लग जाता था। विभेदन। विभेदन की घटना उद्दीपक के सामान्यकरण के ठीक विपरीत घटना है। जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक तथा समान उद्दीपक के बीच स्पष्ट अंतर विभेद कर लेता है। विलोपन। पेवलोव ने अपने प्रयोग में पाया कि प्राणी अनुबंधन उत्पन्न होने के बाद जब सिर्फ CS यानी कि घंटी और विशेष भोजन दिया जाता है और इस प्रक्रिया को लगातार कई प्रयासों तक दोहराया जाता है तो धीरे धीरे सीखी गई अनुक्रिया की शक्ति कम होने लगती है। यानी कि कुत्ते को धीरे धीरे घंटी की आवाज पर लार स्रावित कम करते जाता है। स्वतः पुनर्लाभ। विलोपन से ही संबंधित एक दूसरी घटना है जिस पर मनोवैज्ञानिक ने अधिक बल डाला और स्वतः पुनर्बल लाभ की घटना पेवलोव तथा उनके शिष्यों ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों में पाया कि जब किसी सीखी गई अनुक्रिया का आंशिक रूप से विलोपन हो जाता है और उसे कुछ समय बीतने के बाद यदि पुनः दिया जाता है तो प्राणी फिर से उसे करते पाया जाता है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में किया गया लार स्रावित की मात्रा पहले के समान अधिक नहीं होती। इस तरह से स्वतः पुनर्लाभ में हम पाते हैं कि विलोपन के कुछ समय के बाद विलोपित अपने आप पुनः प्राणी द्वारा किया जाता है। थर्ड है स्किनर का प्रयोग। स्किनर के प्रयोग में इसे अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये ऊपर बता रखा है स्किनर जी के बारे में, देख लेना आप। नीचे है स्किनर का प्रयोग। चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने एक विशेष बक्से के आकार का एक यंत्र बनाया
जिसे उन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष की संज्ञा दी, लेकिन बाद में इसको स्किनर बॉक्स कहा जाने लगा। थांडाई के द्वारा प्रयुक्त पहली पिंजरा एक सुधरा और विकसित रूप था। स्किनर के लीवर बॉक्स में लीवर को दबाने पर प्रकाश या किसी विशिष्ट आवाज़ के होने के साथ साथ भोजन तस्त्री में आ जाता था और वह भोजन कर लेता था। यानी कि उनका प्रयोग था, प्रयोग में बताया गया कि स्किनर ने एक भूखे कुत्ते को एक पिंजरे में बंद किया और प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा उछल कूद करता रहा। इसी बीच लीवर दब गया, घंटी की आवाज़ हुई और खाना तस्त्री में आ गया। चूहा तुरंत भोजन को नहीं देख पाता है, लेकिन बाद में देखकर खा लेता है। इसी तरह के प्रयासों के उपरांत वह लीवर दबाकर भोजन गिराना सीख जाता है। इस प्रयोग में चूहा लीवर दबाने के लिए स्वतंत्र होता है। वह जितनी बार लीवर दबाएगा, घंटी की आवाज़ और भोजन तस्त्री में गिर जाएगा। जैसे नीचे चित्र में आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे ये लीवर है और यहाँ पे ये आवाज़ आती है, यहाँ पे ये सायरन बजता है और यहाँ होके भोजन आ जाता है। इसमें बता रखा है सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन, यानी कि आप देख लेना नीचे मैं बता रहा हूँ धनात्मक पुनर्बलन। कोई भी सुखद वस्तु या उद्दीपक जो उचित व्यवहार होने पर प्रयोजित को प्राप्त होता है, जैसे अच्छे अंक प्राप्त करना, यह संबंधित व्यवहार के प्रदर्शन की संभावना में वृद्धि करता है। नकारात्मक पुनर्बलन, किसी उचित व्यवहार के प्रदर्शित होने पर कष्टप्रद वस्तु की आपूर्ति रोक देना, उससे उचित व्यवहार को घटित होने की संभावना बढ़ती है। जैसे शरारत कर रहे किसी बच्चे को तब जाने देना जब वह नोक झोंक बंद कर दे। धनात्मक दंड, किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर किसी कष्टप्रद वस्तु उद्दीपक को प्रस्तुत करता, जैसे परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने पर छात्र की प्रशंसा न करना या निंदा करना, इसे अनुचित व्यवहार की प्रवृत्ति की संभावना घटती है। नकारात्मक दंड, किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर सुखद वस्तु की आपूर्ति रोक देना, इससे अनुचित व्यवहार की संभावना घटती है। जैसे उससे उदंड व्यवहार कर रहे बालक को टीवी देखने से रोक देना। पुनर्बलन अनुसूची, स्थिर अनुपात सूची, परिवर्तन अनुपात सूची और स्थिर अंतराल सूची, परिवर्तन अंतराल सूची। लास्ट और फाइनल है अल्बर्ट बंडोरा का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडोरा कनाडा के निवासी थे। इन्होंने सन 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। आप देख लेना, इसे आपको दिखा देता हूँ। इस प्रयोग में बंडोरा ने बच्चों को 5 मिनट तक की फिल्म दिखाई, देख लेना, पढ़ लेना इसे। अल्बर्ट बंडोरा के अनुकरण के 4 चरण बताए गए हैं। स्व नियंत्रण, इसके 3 भाग होते हैं। स्व निरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय, स्व अनुक्रिया। स्व निर्देशन, अधिगमकर्ता स्व निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभाव युक्ति का प्रयोग करता है। अब देख लेना, ये लास्ट और फाइनल हो गया है हमारा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल।